अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एकेडमिक टेक्स्ट राइटिंग एंड इन्फोग्राफिक्स, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारा एजेंडा है रिसर्च फ्रेमवर्क फॉर थॉरो अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस वक्त कि जब मास्टर या बैचलर्स या मास्टर में स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं, वो प्रॉपर रिसर्च का फ्रेमवर्क उन्हें पता नहीं होता, चाहे वो प्रोजेक्ट का है, चाहे वो थीसिस का है, चाहे वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। एक्चुअल जब हम रिसर्च कर रही हैं, सादा अल्फाज में मैं कहूँगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे होती है। मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूँ। आप ज़रा देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एजेंडा में ऑलरेडी आपको बता दिया कि रिसर्च फ्रेमवर्क फॉर थॉरो अंडरस्टैंडिंग। अभी हम किस तरीके से इस पर बात करते हैं। तो कंटेंट्स में अगर हम देखें रिसर्च फ्रेमवर्क मेजरली, दूसरा हमारे पास है इन्फोग्राफिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च फ्रेमवर्क वर्क के ऊपर। तो रिसर्च फ्रेमवर्क में हमारे पास ये मैं जनरलाइज इसी वजह से बता रहा हूँ कि चाहे वो नेचुरल साइंसेस का स्टूडेंट है, चाहे वो सोशल साइंसेस का स्टूडेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट है या लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट है, व्हाट्सएवर, ये मैटर नहीं करता। एक जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है, जो ये 10 सेक्शन ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आप सब के साथ ये शेयर करूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि रिसर्च स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन से प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। रिसर्च फ्रेमवर्क में पहली चीज़ आती है, मैंने स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ लिखी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले चीज़ आती है टाइटल, फिर उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एज इट इज़ आपने रिदम अपने, चाहे आपका प्रोजेक्ट है, चाहे आपका थीसिस है, चाहे आपका रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, एज इट इज़ आपने ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना है। तब आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है। तो लिटरेचर रिव्यू या रिलेटेड वर्क, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, एनालिसिस और डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स अगर ज़रूरी है तो। दूसरा पॉइंट हमारा है कि किस सेक्शन में हम रिसर्च के किस सेक्शन में हम इन्फोग्राफिक्स से ये यहाँ मेरा मुराद ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स आप ऐड करते हैं। कैसे हम उसको ऐड करें और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि वीडियो मिस ना करें, चूँकि बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप रिसर्च में बिगिनर है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं नीचे चलता हूँ। सबसे पहले मैं जो एजेंडा पॉइंट्स मैंने बताए उस पर मैं बात करता हूँ। अगर हम थॉरली रिसर्च फ्रेम की बात करें कि एक स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर या थीसिस जो है, उसमें कुछ की सेक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने 10 की सेक्शंस यहाँ समराइज़ किए हुए हैं। उनमें से जो मैंने आपको बताया कि पहला की पॉइंट जो है वो है टाइटल का। जब भी आप रिसर्च शुरू करते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि मैं, यानी एक रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च इशू का आपको पता होना चाहिए। इस पर मैंने एक इंडिविजुअल ट्यूटोरियल बनाया है, वो मैं जब अपलोड करूँगा मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। कि किस तरीके से आप टाइटल को फाइनल करते हैं, टॉपिक टाइटल को, उसके लिए कौन कौन से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सादा अल्फाज में मैं आपको ये कहूँगा कि आपका टाइटल एक कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव और ऐसा बेहतरीन सादा अल्फाज में होना चाहिए कि जो भी रीडर है आपके, जो भी रिव्यूअर है आपके फील्ड से रिलेटेड, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। फिर दूसरी बात आती है एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड 150 से लेकर 250 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम का होता है, फिर कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल किया है, की फाइंडिंग्स आपकी कौन सी है, कंक्लूजन। सादा अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि जैसे कि समंदर को हम कूज कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद किया जाए, जिस इसका कंप्लीट एक ओवरव्यू एक पैराग्राफ में दिया जाए, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। जैसे हम कहते हैं जेस्ट, जिसको हम कहते हैं, तो उस जिस से मुराद भी हमारा यही होता है कि बहुत ज़्यादा आपने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको एक पैराग्राफ में आप समराइज़ करें, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो मैंने बताई कुछ 4-5 चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, मेथडोलॉजी हो गई, की फाइंडिंग्स हो गया, कंक्लूजन पॉइंट हो गया, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक एक दो दो लाइन हर एक पॉइंट के ऊपर लिखनी चाहिए। ठीक है।
ये इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये रिव्यूअर के लिए एक क्विक रिव्यू है, कि बजाय इसके कि वो आपका थीसिस पूरा पढ़े, आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के वो समझ जाए कि हाँ बेसिकली ये क्या कहना चाहता है। दूसरी जो चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम जो डिस्कस करते हैं नॉर्मली किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्च टॉपिक आपका क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस कंटेक्स्ट पर आप काम करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड किसने कौन सा काम किया है, आपका जो क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस है उस पर आपका क्या कंसर्न है, लोगों ने क्या काम किया है, ये आप उसमें बताते हैं। ठीक है। और ये एक स्टेट पर्पस या सिग्निफिकेंट ऑफ आपकी स्टडी के से रिलेटेड होता है। इस पर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आप ये इंट्रोडक्शन जो है प्रॉपरली आप बनाएंगे। इंट्रोडक्शन के लिए अलग भी मैं एक वीडियो पब्लिश करूँगा। फिर लिटरेचर रिव्यू की बात आती है जो बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर रिव्यू में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू। इंट्रोडक्शन ये है कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है और इसका एंड रिज़ल्ट क्या आएगा। लिटरेचर रिव्यू में ये चीज़ है कि लोग क्या कर रहे हैं और लोगों के अगेंस्ट आपका काम किस लेवल तक है, उसमें एफिशिएंसी कितनी आ सकती है, ये आप बताएंगे नहीं यहाँ, लेकिन लोगों की फाइंडिंग्स आप बताएंगे, लोगों टेबल की सूरत में, मुख्तलिफ साइटेशंस की सूरत में। इसके अलावा आप वो जो रिसर्च किसी ने, जिस बंदे ने भी रिसर्च किया है, जिस स्टूडेंट ने भी रिसर्च किया है, जिस टीम ने भी रिसर्च किया है, उनकी रिसर्च आप तलाश करेंगे, उनके पेपर रीड करेंगे, फिर उन सारे पेपर्स को आप यहाँ अपने अल्फाज में लिखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है, मैंने एक पेपर उठाया, वो ABC ऑथर ने लिखा हुआ था। उसमें मेरे फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अब अपने रिसर्च को बूस्ट करने के लिए, रिच बनाने के लिए मैं इसको यहाँ साइट करूँ और वो बात लिखूँ कि किसी ने इससे पहले इस पर क्या क्या काम किया है और फिर भी उसमें कौन से फ्लॉज है, गैप्स है, वो आपने फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज ऑथर ए ने ये रिसर्च किया है, इसमें ये गैप है, ऑथर बी ने ये रिसर्च किया है, इसमें ये गैप है, ऑथर सी ने ये रिसर्च किया है, इसमें ये गैप है। फिर मेथडोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो मेथडोलॉजी को अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना चाहता है। उसके लिए तीन ऑप्शंस है, बाई रोड, बाई रोड में जो है बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर, तीन ऑप्शन है। अभी ये डिपेंड करता है कि ये जाना तो चाहता है, लेट्स सपोज बहुत जल्दी भी पहुंचना चाहता है लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं है, क्या करे, सोल्यूशन क्या है इसका। तो वो फिर इसका अल्टरनेट वे ढूंढेगा। उसका अल्टरनेट वे क्या ढूंढेगा कि वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं ज़रा बिजनेस क्लास में बस पे जाना चाहता हूँ ताकि मेरा कॉस्ट भी सेव हो जाए, और बेशक थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा लेकिन कॉस्ट मेरा सेव हो जाएगा। इस तरीके से रिसर्च मेथडोलॉजी भी सेम यही चीज़ है कि आप अपने हदफ तक, अपने टारगेट तक, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम तक किस वे के ज़रिए से पहुँचना चाहते हैं। डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल विल, डिपेंड ऑन योर academic will depend on your team, research team will depend on your lab will, कि आपके साथ कौन कौन से फैसिलिटीज़ है जिनको यूटिलाइज करते हुए आप अपना जो प्रॉब्लम है उस तक आप पहुंच जाएं। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं रिजल्ट्स पर। अभी रिजल्ट्स कैसे आप निकाल लेते हैं कि अगर हम इसको ज़रा पढ़ लें कि हम प्रेजेंट करते हैं, हम अपने जो है फाइंडिंग्स है उसको, के लेट सपोज मेरा ABC टॉपिक पर रिसर्च है, उसमें हमने कुछ फाइंडिंग्स निकाली है कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, उसको हम एक क्लियर पिक्चर की सूरत में एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखते हैं। ठीक है। वो टेबल्स में भी लिखते हैं, उनके फिगर्स में भी लिखते हैं, ग्राफ्स में भी लिखते हैं और डेटा की सूरत में भी कलेक्ट करते हैं। तो उसको हम जब एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखते हैं, उन रिजल्ट्स को, उन रिजल्ट्स को, सॉरी डिस्कशन को, तो वो आपका जो है, यानी जितना वो क्लियर हो, जितना वो विजिबल हो, जितना वो अंडरस्टैंडेबल हो, उतने रिजल्ट्स आपके आपका जो थीसिस है वो रिच होता है। फिर एनालिसिस एंड डिस्कशन में ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन यूर रिसर्च टॉपिक, आपने जो काम किया उसके ये रिजल्ट्स निकले हैं और लोगों ने ये जो काम किया था उसके वो रिजल्ट्स निकले थे। अभी हेंस प्रूफ
कि मेरे काम और उनके काम में क्या फ़र्क रहा और उसमें क्या एफिशिएंसी है। ये अब आके जनरल ओवरव्यू एक एनालिसिस कर लेते हैं कि अच्छा ये काम मैंने किया और इसमें ये यहाँ तक लिमिटेशंस फलाना रिसर्च में थी, इसके बाद ये मैंने किया और मज़ीद ये लिमिटेशंस है, इसमें मज़ीद भी रिसर्च डायरेक्शंस जो है पाए जाते हैं। जब कंक्लूजन के ऊपर हम आते हैं, ये खुद बज़ाते खुद अगर देखा जाए ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप की कोई चीज़ है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये है कि आप जो मेन फाइंडिंग है उसको समराइज कर, वहाँ प्रॉब्लम के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाता था अगर आपको याद हो। यहाँ फाइंडिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस के, उनकी क्या इम्प्लीकेशंस है। आप दोबारा रिस्टेट करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन को और उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं कि मेरी रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों मैंने ये रिसर्च किया। ठीक है। और फिर आखिर में अगर आपने मज़ीद कोई रिसर्च डायरेक्शन फाइंड की हुई है, डिस्कशन में भी आपने कुछ डिटेल में उसके लिए डिस्कशन की होगी, उसको आप एक दो लाइन में लिख लेते हैं कि मज़ीद इसमें इस जगह पर रिसर्च की डायरेक्शंस है और मज़ीद भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद रेफरेंसेस की बात आती है कि विदाउट रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी आपका रिसर्च जो है वो रिच नहीं होता, बल्कि वो ना एक्सेप्टेबल होता है, ना वो थीसिस या आपका रिसर्च पेपर जो है कंसिडर किया जाता है कि आपने ये जितना काम किया है कहाँ से दे के किया है, किसके काम को आगे आपने प्रोसीड किया है या आपने खुद नया काम किया है। तो आप प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ यहाँ तक फलां बंदे ने ये काम किया था, ये देखें इसमें आप रेफरेंस दे देते हैं, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3, कि इसमें ये काम उन्होंने किया था, ये फ्लॉ थी, ये काम किया था, ये गैप था, ये काम किया था, आगे ये गैप था और उसको मैंने आगे परसू किया, आगे बढ़ाया। ठीक है। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट कैसे देना है, ये बहुत मैटर करता है। तो फॉर्मेट नॉर्मली जो खासकर जो नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स हैं वो IEEE या APA फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, वरना कोई भी फॉर्मेट आप इस्तेमाल करें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं IEEE, APA, MLA, शिकागो, ये 3-4 फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है प्रैक्टिकल करके। अभी अपेंडिक्स क्या चीज़ है, अपेंडिक्स ये मैं काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल लिखी हुई है। अभी अपेंडिक्स ये चीज़ है जैसे कि आप सोशल साइंसेज से है या मैनेजमेंट साइंसेज से है, आपने कोई सर्वे किया हुआ है, आपके पास क्वेश्चनियर है, तो वो क्वेश्चनियर आप उसमें डाल लेते हैं, जो आपके मेन रिसर्च का पार्ट नहीं होता आप लास्ट में डाल देते हैं। या इसके अलावा लेट सपोज आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या किसी और, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, आपके पास लंबा चौड़ा कोड है जो आप अगर उसमें मेन थीसिस की किसी सेक्शन में डालेंगे तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन आता है, जो इसका डायरेक्ट थीसिस का पार्ट नहीं होता उसका अपेंडिक्स में डालते हैं। या जो इक्वेशन होते हैं लंबी चौड़े डेरिवेशंस उसकी होती है, तो बजाय लंबी चौड़े डेरिवेशंस की आप शॉर्टकट स्टेप डालते हैं और उसको आप रेफरेंस करते हैं कि ये डिटेल में हमारे अपेंडिक्स में पड़ा हुआ है। अभी इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आप मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स कहाँ कहाँ ऐड करते हैं। इस पर हम बात करते हैं। इन्फोग्राफिक्स से मुराद ये है कि आपका वो फिगर जो तस्वीरी शक्ल में हो, ठीक है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। लेट्स सपोज आपने 30 पेजेस का एक सेक्शन, एक चैप्टर लिखा हुआ है, उस कंप्लीट चैप्टर को आप समराइज करना चाहते हैं एक फिगर में, तो जाहिर बात है आप उसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे बॉक्सेस में, कुछ उसका डिटेल लिखेंगे, कुछ उसके आउटपुट लिखेंगे। इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। ठीक है। अभी इन्फोग्राफिक्स हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स हम इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, मेथोडोलॉजी में डाल सकते हैं, रिजल्ट्स में डाल सकते हैं, डेटा एनालिसिस डिस्कशन में डाल सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं। लेकिन किस किस वक्त, ये मैं आपको बताऊँ। इंट्रोडक्शन में जो इन्फोग्राफिक्स है, ये एक रिसर्च टॉपिक ओवरव्यू के लिए और उसके कंटेक्स्ट के लिए या सिग्निफिकेंस बताने के लिए आप डाल सकते हैं। एक टू एंगेज द रीडर, का रीडर को आप एंगेज करें कि हाँ इंट्रोडक्शन में इन्होंने, बजाय इसके कि वो पूरा आपका इंट्रोडक्शन पढ़े, वो आपको आपका पूरा इंट्रोडक्शन वो एक पिक्चर में उस विजुअलाइज करे कि इसके इंट्रोडक्शन में एक्चुअल है क्या चीज़ और क्या कहना चाहता है। फिर मेथोडोलॉजी में आप डाल सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है। ये आपका थीसिस बहुत ज़्यादा रिच होता है कि आप मेथोडोलॉजी में जो मेथोडोलॉजी आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं वर्ड्स में, उनको आप इन्फोग्राफिक्स में डालें। रिजल्ट्स में भी आप रिजल्ट्स में तो ज़ाहिर बात है डालेंगे जो आपका डेटा के रिजल्ट्स आए हैं एंड द फॉर्म ऑफ फिगर्स, वो डालेंगे। बट मेथोडोलॉजी में, इंट्रोडक्शन में और रिजल्ट्स
कि इन्फोग्राफिक्स में क्या फ़र्क है वो बाद में आपको बताता हूँ। अभी एनालिसिस एंड डिस्कशन में भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप का कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप उस वक्त डाल सकते हैं जब आप स्टेटमेंट ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। एंड द कंक्लूजन सेक्शन यू कैन यूज इन्फोग्राफिक्स टू recap द मेन फाइंडिंग्स एंड their applications. This can provide a quick reference for readers to understand the key takeaways from your research. नॉर्मली नहीं डाला जाता कंक्लूजन में, ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप डालें भी सारे कंक्लूजन को आप एक फिगर में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। अगर आप सीधा यूट्यूब पे चले जाएं लेकिन एजुकेशन 4.0, तो आपको एक नज़र आएगा यूट्यूब चैनल जो बिल्कुल स्टार्ट में देखें दिख रहा है, ये वाला एजुकेशन 4.0। मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि इसको देखें। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस रिसर्च के लिए बेहतरीन है। जैसे कि अभी मैंने जितनी भी बातें की हैं उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि अगर आपने रिसर्च शुरू किया है और आपको पता नहीं है कि मास्टर टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप रिसर्च शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, तो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट जो है वो कोई उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, तो वो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हैं कस्टम टेम्पलेट एंड MS ऑफिस अल्टीमेट गाइड, बहुत ज़रूरी है। मैं खुद काफ़ी मिस्टेक्स ऐसे थे जो इवन मैं MPhil तक करता आ रहा था, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अच्छा मैं तो गलत काम कर रहा था और ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने ये चीज़ें सीख ली और सीखने के बाद आपके साथ शेयर कर। दूसरी जो वीडियो है, जब मैं ये इसी वजह से कह रहा हूँ कि टाइम बचाने के लिए, ताकि आप लोग ये मज़ीद बजाय इसके कि मैं दोबारा इसको वीडियोस को लंबी बनाऊँ, तो आप डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत। फिर कंप्लीट थीसिस सेटिंग, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस थीसिस सेटिंग में कौन कौन सी चीज़ है। आप ज़रा देखें, मेरे साथ रहें जी। तो ये एक मैंने एक थीसिस टेम्पलेट ओपन किया है। आप बेशक आपका प्रोजेक्ट है, रिसर्च पेपर है, कोई भी व्हाट्सएवर रिसर्च का कोई भी डोमेन है, उसमें आपको देंगे जो चीज़ें चाहिए होती है आपका। जैसे कि थीसिस प्रोजेक्ट है तो आपको मेन टेम्पलेट चाहिए होगा जो जिसको हम कहते हैं फ्रंट मैटर। ठीक है, ये कैसे सेट करते हैं, पेज नंबरिंग कैसे सेट करते हैं, स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट से पहले यानी पहले चैप्टर से पहले। तो पहले चैप्टर से पहले आपने जो है नंबरिंग जो है वो कैसे आपने सेट करनी है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये नंबरिंग्स है। फिर पहले चैप्टर के बाद की नंबरिंग कैसे सेट करनी है, फॉन्ट का साइज कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें। फिर रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं, फिर इसके बाद रेफरेंसेस के बाद आपका आ गया ऑटोमेटिक कंप्लीट सेटिंग कैसे करते हैं, कि बजाय इसके कि आपकी सारी चीज़ें लेकिन जो यहाँ नज़र आ रही है, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ फिगर है, टेबल ऑफ जो है उसका है क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स है, फिर इसके अलावा एक्रोनिम है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट ऑटो सेटिंग कैसे करते हैं इन अ सिंपल वर्ड। फिर अगर आप देखना चाहते हैं इंडिविजुअल वीडियो के बिब्लियोग्राफी कैसे सेट करते हैं, उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन वीडियो है। ये है हाउ टू ऐड रेफरेंसेस एंड थीसिस स्टेप बाय स्टेप गाइड, बहुत ज़रूरी है, उसको देख लीजिएगा और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। जहाँ भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, और इसी यूट्यूब चैनल पर गिवन ईमेल पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इन्फोग्राफिक्स की बात कर रहे थे तो ये रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉप सेक्शन है इसी ट्यूटोरियल का। मैं आपको एक तस्वीर उसकी ज़रा वो दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज़, आप हैरान हो जाएंगे कि ये है, देखें ये तस्वीर है, PNG है। क्या आपको मालूम है कि ये कोई भी पिक्चर जो PNG में हो, JPG में हो, वो एडिट भी हो सकता है। एडिट से मुराद ये है कि ओरिजिनल ओरिजिनल भी हो और एडिट भी हो जाए फिर भी वो ओरिजिनल रहे। हाँ, हो सकता है, बशर्ते कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये प्रॉपर रिसर्च टूल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि SBAS के नाम से एक मैंने फिगर बनाया हुआ है जो मेरे उसका रिसर्च मेथडोलॉजी का भी पार्ट है और इसके अलावा पार्ट है लिटरेचर रिव्यू का भी पार्ट। आप देख सकते हैं
ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, कुछ एक फिगर ये है, ये आप देख सकते हैं। चूँकि मैं 5G टेक्नोलॉजी पर काम करता हूँ, ये 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कुछ एक ये फिगर है, फिर इसके अलावा एक ये फिगर है। इसका बैकग्राउंड ब्लैक क्यों है? इसका बैकग्राउंड ब्लैक ये है कि जब मैं इसको अपने वर्ड फाइल में इंपोर्ट करूँगा, तो ये मुझे बिल्कुल ओरिजिनल वो इसके बैक पे जो शेडो आता है वो नहीं देगा। ठीक है, और ऐसे लगेगा कि ये कंप्यूटर जनरेटेड या कोई सॉफ्टवेयर जनरेटेड पिक्चर है। अभी आता हूँ अपने उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो आपने गूगल पे सिर्फ draw.io लिखना है। draw.io आपने लिख, जो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ज़रा फाइंड करें। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया इस पर draw.io। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, अभी ये ओपन हो गया। यहाँ आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से आप अपना फिगर ड्रा करना चाहते हैं, और या कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ डिवाइस, चूँकि मैंने सारा डेटा डिवाइस पे सेव किया हुआ है। एक दफ़ा मैं अपना एग्जिस्टिंग फिगर जो मैंने आपको अभी पिक्चर की सूरत में दिखाया था, वो एक दफ़ा ओपन करता हूँ। मैंने एग्जिस्टिंग फिगर पे क्लिक किया। मैंने जहाँ पिक्चर अपने सारे फिगर सेव किए हुए हैं, मैंने SVAS पर क्लिक किया। एक दफ़ा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लें, वो JPG PNG फॉर्म में सेव भी था, और ये देखें, ये एडिट भी किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, आपने देख लिया, ईजिली ये हो सकता है। ये वही पिक्चर है जो मैं अपने एक रिसर्च में यूटिलाइज़ किया हुआ है, और आप देख सकते हैं इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। अगर कोई भी रीडर इसको देख ले बजाय पूरा थीसिस पढ़ने की, तो वो इजीली समझ पाएगा। इसके बाद मैं दोबारा बैक जाता हूँ। मैं, ये तो हो गया आपका जो ऑलरेडी आपने अगर कोई बनाया है, बना बनाया जो फिगर है, उसको कैसे उसके ऊपर काम करें। मैं नया एक फिगर बनाना चाहता हूँ अपनी किसी भी फील्ड के उनवान से, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, व्हाट्सएवर जो भी है। क्रिएट न्यू डायग्राम। यहाँ एक गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप देखें, क्लिक आपने जो करना है PNG पर करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्रिएट ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक डायग्राम पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस का है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस के टेम्पलेट्स भी यहाँ पड़े हुए हैं। नेटवर्क से रिलेटेड है, नेटवर्क के टेम्पलेट्स भी यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड कोई टेम्पलेट में एज एट इज खोलना चाहता हूँ और उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो ये बड़े बड़े कंपनीज जब रिसर्च करती है, वो टेम्पलेट्स इतने उनके अट्रैक्टिव होते हैं, कैसे वो बना लेते हैं। आल दो आप ब्लैंक टेम्पलेट भी बना सकते हैं। जैसे बेसिक पे मैं क्लिक करूँ, ब्लैंक फिगर भी खोल सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं लेट सपोज ब्लैंक पे इसी वजह से करता हूँ कि बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें एज एन असाइनमेंट, और मुझे बताएं कि उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम आ जाए फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल भी उस पर मैं बनाऊँगा, कोई मसला नहीं। एक ब्लैंक डायग्राम है, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि इन्फोग्राफ्स पर कैसे काम करते हैं, इन्फोग्राफिक्स पर मैंने क्रिएट किया। ठीक है, मैं इसको नाम कोई भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लैंक मैंने सेलेक्ट किया, तो इसको नाम ही मैं ब्लैंक दे देता हूँ। अब ये देखें, जो है मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, ये क्रिएट। मैं फॉर टाइम बीइंग, आप कुछ भी इसमें सोच ले बना सकते हैं। मैं बना लेता हूँ कोई नेटवर्क सी चीज़। यहाँ इसका इस्तेमाल कैसे है, आप यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेटवर्क। तो मैं जो है आप नेटवर्क लेता हूँ, मुझे नेटवर्क से रिलेटेड ये सारा लिस्ट देंगे कि आपके नेटवर्क से रिलेटेड इसमें क्या क्या चीज़ शामिल, क्या नहीं शामिल कर सकते। ठीक है, लेट सपोज मैं ये इसमें ठीक है, ये इसको मैं जो है एक लाइन देना चाहता हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। इन्फोग्राफिक्स इसको कहते हैं कि आप कंप्लीट एक डायग्राम बनाएं कि आप की जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, या आपका लिटरेचर रिव्यू है, या आपका इंट्रोडक्शन है, उसको आप समझाए इजीली। मैं इसको कलर भी करना चाहता हूँ कि इसको ये कलर देता हूँ इसी के अंदर। ये मेरा मेन कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके मैं अगर फॉन्ट साइज़ है वो बैठाना और बढ़ाना और घटाना चाहूँ, तो ये इजीली हो सकता है। तो आप कुछ भी वर्ड सेव और कुछ भी करना करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये मैंने सेव किया, सेव हो रहा है। मैं आपको डेमो एक दफ़ा दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ब्लैंक के नाम से सेव किया था। अभी ये देखें, इमेज है, और ये इमेज मैं दोबारा भी ओपन करना चाहूँ, उसमें मज़ीद काम करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। इतना इजी काम है, आप देख रहे हैं। ये बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, उसकी वजह ये है कि
ये जब आप इंपोर्ट करेंगे अपने फाइल में, वर्ड फाइल में, तो ओरिजिनल जो है फिगर आपके लिए शो हो जाएगा। ठीक हो गया। ये था हमारा एक बेसिक काम। इसके बाद मज़ीद भी इस पर डिस्कशन की जा सकती है। आल दो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें हो जाती हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। टू बी कंक्लूड मैं एक दफ़ा बताता चलूँ कि हमारा एजेंडा था आज का वो एकेडमिक टेक्स्ट राइटिंग इन ग्राफिक्स था। उसमें हम रिसर्च फ्रेमवर्क कंप्लीट अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। और रिसर्च फ्रेमवर्क में जो है वो रिसर्च सेक्शंस होते हैं कि कौन कौन से हैं, जो मैंने 10 आपको बताए हैं जो मस्ट है। हाँ, इसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि लेट्स सपोज कोई सोशल साइंसेस का है, वो लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहता है, एनालिसिस और रिजल्ट्स एनालिसिस लिखना चाहता है, और ये सारी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन अपेंडिक्स नहीं डालना चाहता, तो कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है कि एक सब्जेक्ट के लिए या एक फील्ड के लिए मैंडेटरी हो, दूसरे के लिए नहीं हो, जबकि इसका एक ओवरऑल व्यू यही है। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है इन्फोग्राफिक्स कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं। ये जो सेक्शंस हैं इनमें से किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करता हूँ मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कोशिश करें कि पहले ऐड ना करें, लेकिन अगर आप ऐड करना भी चाहें तो सिर्फ एक फिगर्स एक्सेप्टेबल होता है और रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। मज़ीद अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, और वहाँ ईमेल पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।